स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ब्यूरोक्रेसी में वो कॉलोनियल लेगेसी है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहा है तो अभी वो माइंडसेट है जिले का मालिक। वो डिस्कनेक्ट पाकिस्तान में हुआ क्योंकि पाकिस्तान और इंडियन ब्यूरोक्रेसी एक थी, है ना। वहां डिस्कनेक्ट हुआ। हाल देखिए उस देश का। 2014 का जो चुनाव था तो यूपीए ने जो हारा उसमें ब्यूरोक्रेसी वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। देखिए, किसी भी हार जीत में कोई एक अंग व्यवस्था का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि अगर वो पहले गड़बड़ी किए थे तो उनको सीबीआई डायरेक्टर कैसे बना दिया। आप आलोक वर्मा एंड राकेश अस्थाना की बात कर रहे हैं। आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर बनाया क्यों गया? वेलकम टू पॉडकास्ट 9 ऑफ IAS बिहाइंड द सीन्स। और आज हम बात करेंगे मिस्टर अनिल स्वरूप सर से रिगार्डिंग कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी मुश्किलें झेलती है इन देयर वर्किंग। एक सामान्य से सवाल से बात करते हैं सर। एक सामान्य धारणा है कि ब्यूरोक्रेसी कितनी जगह पर काम नहीं करती जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ये एक सब्जेक्टिव जजमेंट है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। ये मेरा ख्याल जजमेंट पूरे विश्व में है। सब जने ब्यूरोक्रेसी कहते काम नहीं करती, और मेरे विचार से अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही होती तो कोई काम ही नहीं होता। जहाँ एक बार ये सही है कि ब्यूरोक्रेसी इनहेरेंटली थोड़ी कंजर्वेटिव होती है, ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी रेड टेप से एसोसिएटेड होती हैं, ये बात सही है। लेकिन ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं करती। काम तो करती है, शायद अच्छा काम कर सकती है, और शायद और तेज़ी से काम कर सकती है। और इस पे विचार हो सकता है कि उसको करने के लिए, तेज़ी से करने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस पे चर्चा हो सकती है। लेकिन ये शायद कहना उचित नहीं होगा कि ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं करती। धारणा यह है कि लोगों की अपेक्षाएं होती हैं ब्यूरोक्रेसी से, और जो वो अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं होता तो लोग दोषारोपित करते हैं, और कई जगह पर सही भी करते हैं। कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जो काम नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो काम भी करते हैं। एग्जैक्टली तो तभी सिस्टम चल पा रहा है जब ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। सर, आपने विश्व की बात की कि विश्व में ऐसा है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि नेशन टू नेशन ब्यूरोक्रेसी का रोल डिफर हो सकता है? जैसे कि एक पर्सपेक्टिव ये है कि इंडिया में अभी भी ब्यूरोक्रेसी में वो कॉलोनियल लेगेसी है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहा है तो अभी वो माइंडसेट है जिले का मालिक, और ये एक कॉन्सेप्शन है ओवर डेवलप्ड स्टेट। तो आपको इस पे क्या लगता है? वैसे तो ये भी कहा जाता है कि कुछ बदलाव तो हुए हैं, लेकिन अभी भी क्या हम जो ब्रिटिश लेगेसी है उसको देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में? देखिए, किसी भी व्यवस्था में पास से टोटल डिस्कनेक्ट होना संभव नहीं है। वो चेंज होता है ओवर पीरियड टाइम, और वो मैंने चेंज स्वयं देखा है। जो कलेक्टर्स या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो सिस्टम्स थे और जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। और मैं इनसाइड से भी मैंने देखा, और अब मैं आउटसाइड से भी देख रहा हूँ कि जब मैं कलेक्टर था और अब कलेक्टर में बहुत परिवर्तन है। लेकिन अभी भी लेगेसी तो है। किसी भी व्यवस्था में टोटल डिस्कनेक्ट होना संभव नहीं है। वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है। अब उस पर बहस हो सकती है कि वो गति तेज हो, कम हो, लेकिन डिस्कनेक्ट नहीं है। आप देखिए डिस्कनेक्ट कहाँ हुआ। वो डिस्कनेक्ट पाकिस्तान में हुआ क्योंकि पाकिस्तान और इंडियन ब्यूरोक्रेसी एक थी, है ना। वहां डिस्कनेक्ट हुआ। हाल देखिए उस देश का। वहां आर्मी हैज और मिलिट्री हैज टेकन ओवर, ब्यूरोक्रेसी इज प्लेइंग ए सेकेंडरी रोल। और हाल उस देश का क्या हुआ? देश स्प्लिट हुआ दो में, और आज की तारीख में भी बड़ी समस्या है। लोग इस बात को एग्जामिन नहीं करते। आप यहाँ से जापान से कंपेयर करेंगे, सिंगापुर से कंपेयर करेंगे, जो कि कंपेरेबल नहीं है। लेकिन अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान से कंपेयर करें, जो कि इस देश का ही भाग थे, तो आपको समझ में आएगा कि ब्यूरोक्रेसी ने क्या रोल किया। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भाई मूल चूल परिवर्तन हो जाना चाहिए, तो वो किसी भी एक कंटिन्यूम में चलता है। और अगर आप उसको अनावश्यक रूप से चेंज करेंगे, जैसा कि पाकिस्तान में किया गया, तो वही भुगतेंगे जो पाकिस्तान भुगत रहा है आज। तो पाकिस्तान का मुद्दा तो अलग है। पाकिस्तान में आई थिंक और भी कई कारण थे जिसकी वजह से हमने वो डिबेकल देखा, कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी लंबे समय तक ना आना, और फिर मिलिट्री मार्शल लॉ को वहाँ पे लगा देना। तो डू यू थिंक कि वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को सेकेंडरी किया गया इस वजह से? सेकेंडरी नहीं, टर्शरी कर दिया गया। मैं तो गया हूँ इस्लामाबाद में। ओके। वहाँ ब्यूरोक्रेसी हैज बीन टोटली साइडलाइंड। ओके। सो हुआ क्या उससे कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, देखिए किसी भी व्यवस्था में कुछ अच्छी चीज़ होती है, कुछ खराब चीज़ होती है। आप उसे लॉक स्टॉक एंड बैरल डंप कर देंगे, जो कि पाकिस्तान में किया गया, तो आप भुगत रहे हैं जो भुगत रहे हैं। जो आपने बात कही कि वहाँ आर्मी टेक ओवर, ये तो एक राजनीतिक निर्णय था ना। जी, राजनीतिक निर्णय था। तो वो राजनीतिक निर्णय यहाँ भी हो सकता था, लेकिन नहीं लिया। यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने नहीं लिया निर्णय। शायद यहाँ लेते तो यहाँ भी वही हाल होता, क्योंकि
आर्मी मिलिट्री की एक भूमिका है देश में, जी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। वहां टेक ओवर है वर्चुअल, और उसका खामियाजा वहां भुगत रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड देन ट्राई एंड करेक्ट इट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इफ वी डम देम लॉक स्टॉक एंड बैरल। मैं इस बात को कहते हुए बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विद ब्यूरोक्रेसी, दे नीड टू बी एड्रेस्ड, बट नॉट इन द मैनर इट हैज बीन डन बाय आवर नेबर। सर, एक पर्सपेक्टिव है कि 2014 का जो चुनाव था, तो यूपीए ने जो हारा, उसमें ब्यूरोक्रेसी वाज आल्सो रिस्पांसिबल। देखिए, किसी भी हार जीत में कोई एक अंग व्यवस्था का रिस्पांसिबल नहीं होता, और जो उसके साथ चल रहे हैं वो भी रिस्पांसिबल होते हैं। ब्यूरोक्रेसी का भी एक रोल था, क्योंकि मैं उस समय सेवा में था और मैं स्वयं महसूस करता था कि निर्णय लेना लगभग बंद हो गया था। कोई महत्वपूर्ण निर्णय को तैयार नहीं। उसके कई कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण यह था कि कई जो महत्वपूर्ण निर्णय होने थे और होने चाहिए थे, उसमें लोगों ने कमिट करना बंद कर दिया, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बन गई थी कि अगर आप निर्णय लें और कहीं गलती हो गई आपसे, बोनाफाइडी भी, तो आप समस्या में आ सकते हैं। अगर ये धारणा सिविल सर्विस में आएगी कि उनकी बोनाफाइडी मिस्टेक्स में भी उनको परेशानी आएगी, तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये निर्णय लेगा कि हम निर्णय ना लें तो कुछ नहीं होगा, निर्णय लेंगे तो हम समस्या में फंस जाएंगे, तो निर्णय नहीं लेगा। तो 2014-2013 जो स्कैम्स और सो कॉल्ड स्कैम्स हुए, उसके फलस्वरूप जो सही डिसीजन लेने वाले भी अफसर थे, उन्होंने भी कदाचित निर्णय लेना बंद कर दिया। तो देयर वाज इंडीड सम सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी पैरालिसिस, डिसीजन पैरालिसिस अराउंड दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि मैंने स्वयं महसूस किया, और मुझे जो एक जॉब दिया गया स्पेसिफिकली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, उसका कारण भी वही था कि लोग निर्णय नहीं रहे थे, कई प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे थे और उससे काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो मेरा काम यह था कि उसको फास्ट ट्रैक करूं, यानी कि अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो मुझे क्यों वो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग क्यों बनाते। उन्होंने बनाया इसी उद्देश्य से कि जो व्यवस्था बनी थी, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन नहीं ले रहे थे, उसको डिसीजन लेना कैसे शुरू किया जाए। तो आप सर कहाँ तक उसमें सफल हुए? क्या आपको परेशानी आई? मुझे शुरू में बहुत परेशानी आई, क्योंकि जब मेरा प्रमुख उद्देश्य था कि 1000 करोड़ के ऊपर जितने प्रोजेक्ट हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, उनको फास्ट ट्रैक करूं। तो शुरू में मैंने जानकारी करने की कोशिश की ये निर्णय हो क्यों नहीं रहे। तब मुझे बात समझ में आई कि बिकॉज ऑफ CAG रिपोर्ट, बिकॉज ऑफ स्कैम्स, बिकॉज ऑफ CBI, लोग निर्णय नहीं लेना चाहते। फिर मैंने उसका समाधान निकालने के लिए प्रयास किया, और बाद में भी जब मैं कोल सेक्रेटरी बना तो उसका लाभ मुझे मिला। मेरा ये मानना था कि अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक सिविल सर्वेंट ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाता है, तो मेलाफाइडी एट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि सब प्रोसेस सामने रहेगी। जो जितनी समस्याएं मेरे विचार से उस समय आई, वो ओपेसिटी की वजह से आई, यानी कि लोगों को पता नहीं था क्या हो रहा है पीछे। तो जब पता नहीं है तो अलग अलग किस्म के एलिगेशन लगते थे, उसमें अलग अलग फिर केसेस होते थे। अगर ट्रांसपेरेंट हो जाए, व्यवस्था हमने बनाई ट्रांसपेरेंट कि फाइल पेपर कुछ नहीं, जो भी निर्णय होता था वो पब्लिक को तुरंत मालूम पड़ता था, और ऐसा नहीं कि गलत निर्णय नहीं हुए, कुछ गलत भी हुए, लेकिन किसी ने मेलाफाइडी एट्रीब्यूट नहीं किया। तो उस समय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप में मेरे पास लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट आए थे फास्ट ट्रैक करने के लिए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन 15 महीनों में 5 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट क्लियर हुए, और कम से कम आज तक तो किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया मेरा। सर, इससे हमें एक बात पता लगती है कि जो प्राइम प्रॉब्लम्स हैं आज टॉप ब्यूरोक्रेसी में, मींस जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल पे, वो कुछ सीज हैं, जैसे CAG। आपने CAG के बारे में बताया, राय इफेक्ट, कैसे उसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा था। ऐसे ही CVC, ऐसे ही CBI, ऐसे ही कोर्ट्स और CIC टू सम एक्सटेंट, लेकिन अब थोड़ा कम बताया जाता है उसके बारे में। तो स्टार्ट करेंगे सर CAG से। देखिए, जो सबसे बड़ा परिवर्तन 2013 में आया, वो आया CAG की उस समय की रिपोर्ट से, जो कि प्राइमरली कोल के संदर्भ में थी और 2G के संबंध में। 2G के संबंध में तो कोर्ट्स ने भी निर्धारित कर दिया कि उसमें कोई स्कैम था नहीं। कोल का मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, और मैं पहले भी कह चुका हूं, पुनः कहूंगा कि कोल के ब्लॉक आवंटन में कई केसेस में गड़बड़ी हुई, और उन गड़बड़ी को निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो हो भी रही है। लेकिन ये कहना कि सब कोल ब्लॉक गलत एलोकेट हुए और फिर उसको हम पब्लिक डिस्प्ले करना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी वजह से माहौल ये बना कि सब ये समझने लगे कि अगर कोई निर्णय लोगे तो CAG डिटेल में तो जाएगा नहीं, आपको ठोकेगा, उसके बाद आप ठोकेंगे। तो CAG ने क्या किया,
विस्तार से परीक्षण करने के बजाय कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ले लिए, उसके आधार पे निर्णय दे दिया कि ये सब गलत हुआ था। शायद वो विस्तार से जाते तो उनको ये समझ में आता कि सब केसेस में गड़बड़ नहीं था, कुछ केसेस में था गड़बड़, और उन केसेस में जिन अधिकारियों ने या जिस व्यक्ति ने गड़बड़ किया उनको नेल किया जाना चाहिए था। मैं इसमें आपको स्पष्ट उदाहरण दूं कि क्योंकि उससे समझ में आएगा कि फिर अधिकारियों ने निर्णय लेना क्यों बंद कर दिया। क्योंकि मैं जब कोल सेक्रेटरी स्वयं बना तो कोई भी अधिकारी, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, फाइल पे कमिट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर बोनाफाइडी मिस्टेक होगी तो भी पकड़े जाएंगे। अब इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं बोनाफाइडी मिस्टेक क्या है। एक उदाहरण के तौर पर हम सब जानते हैं हरीश गुप्ता साहब के केस में उनको कई केसेस में उनकी गलती बताई गई। अब गलती क्या थी? वेरीफाई नहीं किया उन्होंने। आप देखिए, एक कमेटी बनी हुई जिसके वो चेयरमैन थे जी। उस कमेटी के सामने कुछ दस्तावेज आए, कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स थे। जब डॉक्यूमेंट कोई प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि मैं भी सचिव रहा हूं भारत सरकार में, तो मैं उसको थाने में नहीं भेजता वेरिफिकेशन के लिए। सही बात है। वो मैं मान लेता हूं कि डॉक्यूमेंट है वो सही होगा, और अगर गलत है वो डॉक्यूमेंट तो जिस व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट दिया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मैं तो नहीं हूं ना। सही बात है। अगर ऑन द फेस ऑफ इट गड़बड़ है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर उसने कुछ फर्ज करके डॉक्यूमेंट दिया तो वो रिस्पॉन्सिबल है। तो कई ऐसे केसेस हैं जिसमें हरीश गुप्ता साहब को रिस्पॉन्सिबल उस चीज के लिए किया गया है जिसमें डॉक्यूमेंट गलत उन्होंने सबमिट किया और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर एक एलोकेशन हो गया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने ये सोचा कि अगर डॉक्यूमेंट भी गलत आ गया और मुझे तो पता नहीं डॉक्यूमेंट का क्या, और मेरे लिए संभव भी नहीं है, और मैं एक निर्णय ले लेता हूं, तो कल कोई कह सकता है आपने गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर निर्णय ले लिया, तो निर्णय लेने बंद हो गए। ये चीज उचित नहीं थी। इस बारे में विस्तार से चर्चा उस समय होनी चाहिए थी कि क्या उस अधिकारी के लिए संभव था उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का। अगर नहीं था तो फिर उसको रिस्पॉन्सिबल क्यों कह रहे हैं। और उसके अलावा उस समय नियम कुछ ऐसा था, लॉ ऐसा था जो अब परिवर्तित हो गया है, कि एजम्पशन था मेल एफ ID का, अगर कोई गलत बेनिफिट मिल जाए किसी व्यक्ति को तो अधिकारी के प्रति एजम्पशन हो जाता था। उसमें उसने पैसा लिया या कोई मनी ट्रेल है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। कुछ ना हुआ जस्ट बिकॉज एक गलत डिसीजन हो गया और उसकी वजह से अधिकारी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, ये उचित नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि अधिकारी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाए, हम उसे परीक्षण करना चाहिए कि उसकी उसमें क्या भूमिका थी। अब आप भूमिका के नाम पे देख लीजिए, वो एक कमेटी थी जिसने निर्णय लिया था। अगर एक्शन होना तो सबके अगेंस्ट होना था, खाली चेयरमैन के अगेंस्ट क्यों। और उसके बाद प्रधानमंत्री जो कि कोयला मंत्री भी थे, उन्होंने भी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर निर्णय लिया, उनके विरुद्ध भी होना चाहिए था। पहली चीज तो गलती नहीं थी, और मान लीजिए आर्गुमेंट के लिए वो गलती थी भी, तो दोनों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि CAG की भूमिका ये है कि वो बताए कहां गलती हुई और अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे दे, और फिर पार्लियामेंट के माध्यम से, PAC के माध्यम से एक्शन हो। CAG के माध्यम से थोड़ी ना होना। तो CAG की जो उन्होंने ओवर प्ले किया अपने रोल को, उससे काफी नुकसान हुआ। उससे ब्यूरोक्रेट्स ने डिसीजन लेना बंद कर दिया, मैंने महसूस किया था खुद, बंद कर दिया। तो CAG का एक भूमिका है, वो ही रहनी चाहिए। दूसरा आपने बताया CBI CVC। अभी सर इसमें आपने कहा कि अब कानून में बदलाव हो गया है। जी हाँ। सो व्हाट लॉ? जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था उसमें पहले ये था कि अगर वो ही नहीं देखता था बोनाफाइडी है मेल एफ ID है, अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अफसर को बना देते थे। अब वो कह रहे हैं कि अफसर की क्या भूमिका है, क्या उसको कुछ लाभ हुआ उससे। अगर उससे कोई लाभ ही नहीं हुआ तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो नेग्लिजेंस का कर सकते हैं ना, लेकिन लाभ हुआ तो करप्शन है। हमारे व्यूवर्स के लिए बता दूं, जो सर ने यूज़ किया बोनाफाइड और मेलाफाइड लॉ में, तो बोनाफाइड का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट आपके सामने आया उसको आपने वेरीफाई किया कि नहीं किया, कि वो सही है कि नहीं। जबकि मेलाफाइड का मतलब होता है कि आपका जो इंटेंशन था वो करप्ट था, इन अ सेंस कि आप दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हो क्योंकि आपको कुछ किकबैक या ऐसा कुछ बेनिफिट मिल रहा है। इसके बाद सर हम बात करते हैं CBI की। CBI पर काफ़ी चर्चा आजकल चल रही है कि CBI ED नॉक कर सकती है आपकी डोर पे। देखिए ये CBI का रोल जो इवॉल्व हुआ है, CBI की भूमिका प्राइमरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए था। और CBI की क्रेडिबिलिटी हाई थी, लोग मानते थे भाई CBI में जो केस आता है उसकी कन्विक्शन रेट भी काफ़ी है। लेकिन जो CBI और कोर्ट्स और CAG ये मिल के जो कोल और 2G स्कैम में हुआ, उससे ऐसा आभास होने लगा कि ये प्रताड़ना का इंस्टीट्यूशन बन रहा है, कन्विक्शन का नहीं। और ED के संदर्भ में वो और ज्यादा हो गया क्योंकि कन्विक्शन रेट ED का और कम है। तो अगर वो सही बात, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि
ईडी और सीबीआई दोनों को पब्लिकली बताना चाहिए कि उन्होंने कितने केसेस रजिस्टर किए, कितने इन्वेस्टिगेशन हुए, कितने में कन्विक्शन हुआ, नहीं हुआ तो कोई नहीं हुआ, ये तो बताना नहीं है कुछ। एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप अरेस्ट करने जा रहे हैं, केस कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। उससे फिर धारणा ये बनती है कि इनका काम सिर्फ अरेस्ट होना है, और फिर ये भी सही और गलत धारणा बन जाती है कि आप ये हैरेस करने के लिए कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल गवर्नेंस के लिए ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई गड़बड़ कर रहा है उसके अगेंस्ट निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और ये स्थापित किया जाना चाहिए इस व्यक्ति ने कैसे गड़बड़ किया, और उससे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर धारणा ये बनती है कि ये हैरेसमेंट के दृष्टिकोण से हो रहा है, तब समस्या आएगी डिसीजन मेकिंग में। तब ब्यूरोक्रेट भी ये सोचेगा कि मैं अगर ना करूं तो ना सीबीआई आएगी ना ईडी आएगी, करूंगा तो चांसेस हो जाएगा, तो आप कुछ ना कीजिए। ये इनएक्शन मेरे हिसाब से गवर्नेंस के लिए बहुत ही खतरनाक है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को पैसा, ऑनेस्टी तो उसको रहना ही, ऑनेस्ट तो रहना है, लेकिन उसको पैसा मिलता है काम करने के लिए, और वो काम करना बंद कर दे किसी कारण से, तो फिर सामान्य रूप से इसका सबको नुकसान होता है। तो ये एक्शन और ये काम करना आवश्यक है। तो ये ओवर एक्टिव सीबीआई, ओवर एक्टिव ईडी, ओवर एक्टिव सीएजी, इन सब की भूमिका है, क्योंकि गड़बड़ होती है और उसको पकड़ना है। लेकिन अगर आप उसका प्रस्तुतिकरण इस हिसाब से कहें कि इसको भी पकड़ा, उसको भी पकड़ा, यहां भी ले गए, और फिर ये ना बताएं कि जिसको आपने पकड़ा, जिसको ले गए, उसको हुआ क्या, कोर्ट ने अल्टीमेटली क्या कहा, अल्टीमेटली सजा हुई नहीं हुई। और आज की तारीख में जो ईडी का क्रिटिसिज्म है वो इसी वजह से है कि वो ये तो बताते नहीं कि अल्टीमेटली क्या हुआ। आपने जो 2 साल पहले, 3 साल पहले केसेस किए थे, क्या हुआ उसका, क्या कन्विक्शन हुआ उसका, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो उनकी ईडी की भी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज ये धारणा बनी रहेगी और फिर उसको कई सही और कई गलत रूप से उदाहरण मान के लोग काम नहीं करेंगे। भाई कई सिविल सर्वेंट तो वैसे ही काम नहीं करते, तो वो एक और उनको बहाना मिल जाएगा, भाई इसकी वजह से नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी चिंता उनकी नहीं है, मेरी चिंता उन सिविल सर्वेंट से है जो कि काम करना चाहते हैं, जो ऑनेस्ट हैं। अगर वो माहौल बना जिसमें वो काम करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, वो चिंता का विषय है। देखिए, सीबीआई हो, सीएजी हो या सीवीसी हो, सभी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस का रोल एक पर्टिकुलर टाइम में डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, द पीपल हु आर देयर। तो यही बात सर ने कहा कि वहां पर जो छवि है ना, जो धारणा है, वो एक्चुअली लार्जर गवर्नेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो इसमें फॉर एग्जांपल सर 2G स्पेक्ट्रम वाली केस की बात करें तो ए राजा कानिमोझी, उनको बाद में फिर सीबीआई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। तो पॉइंट इज दैट कि सीबीआई भी हमारे देश की एक इंपॉर्टेंट संस्था है, अमंग द टॉप रिकॉर्ड है उनका व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेशन। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि भाई उन केसेस में क्या हुआ। देखिए, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्रेडिबिलिटी। जी, यूपी में एक शब्द कहलाता है इकबाल। इकबाल, ओके, दैट इज क्रेडिबिलिटी। पूरा प्रशासन इकबाल से चलता है, नियम अपनी जगह पर है। एग्जैक्टली। अगर लोगों को धारणा है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे सामान्य नागरिकों की गड़बड़ करेगा बंद कर दिया जाएगा, तो चांसेस हैं कि वो नहीं करेगा। अगर धारणा उसमें ये बनती है कि यार मैं किस तरीके से निकाल लूंगा, तो नियम अपनी जगह पर रखे, वो अपना करेगा गलत काम। यही अधिकारियों के लिए। अगर एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट, एक एनकरेजिंग एनवायरनमेंट बनता है, तो वही अधिकारी अच्छा काम। मैंने यूपी में देखा, जब मुझे याद है, जब कल्याण सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे पहली बार, तो सडनली ब्यूरोक्रेटिक माहौल चेंज हो गया। और वो अक्सर कहते थे मुझसे कि भाई ब्यूरोक्रेट तो घोड़े की तरह है, सवार पे निर्भर करता है कि वो कैसे चलाए उसे। एग्जैक्टली। ये उनका बड़प्पन था कि वो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी वही है। आप दुनिया भर में ब्यूरोक्रेसी के वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कई लोग जो उनको इस्तेमाल करते हैं, अब उसका दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें। अब आपने सीबीआई का क्योंकि उदाहरण लिया, सीबीआई में एक पॉइंट इन टाइम पर कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर में लड़ाई हुई, ठीक है ना। उन दोनों अधिकारियों को बड़ा मांझ के सेलेक्ट किया गया था। सीबीआई के कमिश्नर का सिलेक्शन बड़ा लंबी प्रोसेस है और ड्यू डिलिजेंस के साथ किया गया था। फिर उसी सीबीआई डायरेक्टर को इस कारण हटा दिया गया कि उसके अगेंस्ट कुछ करप्शन चार्जेस थे, और वो चार्जेस उस समय के थे जब वो सीबीआई में नहीं था। तो मेरा उसमें सिर्फ सिंपल सा स्टेटमेंट ये था कि अगर वो पहले गड़बड़ी किए थे, तो उनको सीबीआई डायरेक्टर कैसे बना दिया। आप आलोक वर्मा एंड अशोक राकेश अस्थाना की बात कर रहे हैं। आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर बनाया क्यों गया? जिस व्यक्ति ने उसे क्लियरेंस दी थी उसके अगेंस्ट, या जिस संस्था ने उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर उसने सीबीआई डायरेक्टर गड़बड़ किया है तब तो आप एक्शन लीजिए। आप कह रहे हैं उसने पहले गड़बड़ किया था, तो किसने क्लियर कर दिया? तो इन सब से जो इन संस्थाओं की साख है, देखिए साख, क्रेडिबिलिटी, इकबाल बहुत इंपॉर्टेंट है।
उन पे प्रभाव पड़ता है तो लोग क्वेश्चन करने लगते हैं। इसी तरह ईडी में लोग कहते हैं कि आपने डायरेक्टर ईडी को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन क्यों भाई, ऐसे अधिकारी और है नहीं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ सही हुआ गलत हुआ, आप एक्सटेंशन दीजिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग पर क्या पड़ता है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, इंस्टीट्यूशन की साख बहुत महत्वपूर्ण है, और वो इंस्टीट्यूशन अगर इंस्टीट्यूशनल इरोजन है या इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होता है तो उससे ओवरऑल गवर्नेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अधिकारी को एक और बहाना मिल जाता है काम ना करने का, और जो अच्छा अधिकारी है वो सोचता है मैं करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो अब सोच लीजिए, अगर मेजोरिटी जो कि 2013-14 में व्यवस्था थी, सिविल सर्वेंट कहने लगे कि मैं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अपने आप पॉलिसी और एक्शन पैरालिसिस होगी। इसके बाद सर सीवीसी पर चलते हैं। सीवीसी एंड उसके साथ लोकपाल। तो करप्शन एक मेजर इशू है, उसके लिए सीवीसी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और इवन सीबीआई का इस्तेमाल सीवीसी करता है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद केसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो सर लोकपाल के आने से सबसे पहले बात करेंगे, कुछ बदलाव हुआ, कुछ दबाव की बात हुई? मैं भी थोड़ा अचंभित हूं, जिस संस्था को बनाने के लिए इतना बवाल हुआ था, आंदोलन हुआ था, हम लोग कदाचित इस देश में संस्थाएं बनाने में तो बड़ा तेजी दिखाते हैं, उसको इवैल्यूएट नहीं करते। देखिए लोकपाल को बने हुए अब लगभग 5 साल हो गए। पहली बात तो बनने में बहुत टाइम लगा, लेकिन बन गया। किसी को पूछना चाहिए, प्रश्न कोई पूछता नहीं है कि इन 5 सालों में लोकपाल ने क्या किया। भाई क्या करप्शन कम हुआ? इसका आंकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्क्रीट डिलीवरेबल टर्म्स में कि ये लोकपाल को करना था, ये हुआ। मेरे विचार से इस प्रकार की समस्त संस्थाओं का इवैल्यूएशन होना चाहिए। हम करते नहीं इवैल्यूएशन, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे लोकपाल हो। इनका उद्देश्य क्या था, इनका पर्पस क्या था, इनके डिलीवरेबल्स क्या थे, उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई। अगर ये नहीं होगा तो सिर्फ ये पार्किंग स्लॉट्स बनेंगे रिटायर्ड जजेस और सिविल सर्वेंट्स के लिए, काम नहीं होगा। मैंने कोशिश की जानकारी करने की कि लोकपाल ने क्या कुछ किया है। इम्पैक्ट तो बहुत बड़ी बात है करप्शन पे, वो तो मैं उसका तो इवैल्यूएशन में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ डिलीवरेबल्स तो हूँ भाई। ये किया, कितनी कंप्लेंट्स आई, कितने में जांच हुई, कितने में प्रोसिक्यूशन का सिफारिश की गई, कितने छोड़े। नथिंग अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, कुछ नहीं अवेलेबल। इट शुड बी अवेलेबल एंड इट शुड बी इवैल्यूएटेड। उसका कारण ये है, इन सब संस्थाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो चाहे सीबीसी हो, सीबीआई, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड हेंस वी हैव टू समहाउ इंश्योर कि ये संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। अभी लोकपाल की क्रेडिबिलिटी पे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया है, सीबीआई की, ईडी की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन हुआ है, लेकिन लोकपाल की क्रेडिबिलिटी, क्योंकि सीबीआई अभी लोकपाल के कार्य क्या हुआ है ये पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। आश्चर्य ये है कि एक पॉइंट इन टाइम पे जब इतना बवाल हो रहा था लोकपाल के लिए, क्या उसकी वो उपयोगी उतना पाया गया है अभी तक? देखिए अभी टाइम कम हुआ है, 5 साल उतना लंबा टाइम नहीं है, 4.5 साल जिसमें आप पूरा इवैल्यूएट कर लें, लेकिन कुछ तो होगा भाई। 4.5 साल में ABCD कुछ तो किया है, कोई खबर नहीं। जब से अन्ना हजारे मूवमेंट हुई तो जोशो खरोश में काफ़ी लोग सड़क पर थे, तो ऐसा लग रहा था कि अब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है भारत में बढ़ गई है। जैसे थिंकर है हना अरेंड, वो कहती हैं कि हाईएस्ट एक्शन जो है वो है पॉलिटिकल एक्शन। जब आप अवेयर हो, सवाल करो, तभी ये सारी व्यवस्था बेटर होगी। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सवाल करें, जैसे सर ने कहा। लेकिन अब उसके बाद से अभी तक जिन्होंने वो मुहिम को छेड़ा या जो जुड़े हुए थे, उनके मन में भी ये सवाल कहीं आ नहीं रहा। आपको क्या लगता है इसका क्या रीज़न है? मतलब इसका एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम पर्सन को ना कह के हम कह सकते हैं कि जो द वे वी लिव इन यू कैन से मॉडर्निटी, तो हमारा जो ध्यान है वो पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में है। मतलब पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड यानी कि आज जो है फैक्ट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, ट्रुथ को वेरीफाई नहीं किया जा रहा, ट्रेंड्स पे ध्यान है कि उस टाइम वो एक ट्रेंड है, कल दूसरा ट्रेंड आएगा, हम उसमें चले जाएंगे, और सवाल जो सबसे ज़रूरी है किसी भी लोकतंत्र में, हम वो सवाल ही नहीं कर रहे हैं। देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, इसके लिए तो लंबी चर्चा करनी होगी कि अगर कोई व्यक्ति प्रश्न आज नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि आज का ये विषय नहीं है, आज का विषय प्रमुख रूप से ये है कि नौकरशाह या ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं फंक्शन कर रही है, क्या उसमें इन 5 C's की कोई भूमिका है। इसलिए मैं उस प्रश्न का अभी उत्तर नहीं दूंगा, मे बी अगले किसी सेशन में हम इस पर चर्चा करेंगे कि आज की तारीख में जो डेमोक्रेटिक क्वेश्चनिंग होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है। लेकिन वापस उस अगर प्रश्न पर आते हैं कि जो इनहिबिटिंग 5 C's के फैक्टर्स हैं, इसको अगर सकारात्मक रूप से देखें, देखिए जो हो रहा है वो हो रहा है। एज ए फॉर्मर सिविल सर्वेंट, आज की तारीख में अगर मैं सिविल सर्वेंट होता तो मैं
हो सकता है इसको मैं भी क्रिटिसाइज करता जब भी मैंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये होते हुए भी क्या ये संभव है आज की तारीख में कि ब्यूरोक्रेसी अच्छी तरह से काम करे? मेरा ये मानना है कि चूंकि सिविल सर्वेंट का स्वयं नियंत्रण नहीं है इन संस्थाओं पर, सिविल सर्वेंट को थोड़ा सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए कि इन परिस्थितियों में भी क्या अच्छा काम किया जा सकता है, इन परिस्थितियों में भी क्या निर्णय लिया जा सकता है, अगर निर्णय लिए जा सकते हैं तो कैसे लिया जा सकते हैं। मेरा चिंतन का विषय ये है, मेरा चिंतन का विषय नहीं कि सीबीआई, सीवीसी और वो क्या कर रहे हैं। और उसमें मेरा उत्तर ये है कि आज की तारीख में हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हम अपनी ऑनेस्टली काम कर सकें। पहले शायद ये नहीं था। कैसे करें? अगर मेरा हर निर्णय ऐसी प्रक्रिया पर आधारित है जो पूरी ट्रांसपेरेंट है और मेरा निर्णय मैं तुरंत उसे पोर्टल पर डालता हूं, तो चांसेस हैं कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इन समस्याओं के होते हुए भी आज अधिकारी को, ऑफिसर्स को काम करना चाहिए क्योंकि वो कर सकता है। ये कहना उचित नहीं है किसी अधिकारी के लिए कि इन 5C की वजह से मैं काम नहीं कर रहा हूं। 5C अपनी जगह पर है, उसकी समस्याएं हैं, लेकिन अच्छा अधिकारी आज की तारीख में भी अच्छा काम कर सकता है, निर्णय ले सकता है और उसको लेना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कई अधिकारी आज की व्यवस्था में अच्छा काम कर रहे हैं, निर्णय भी ले रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर, और प्रमुख रूप से आज जो हमारे लिए सहूलियत है वो है टेक्नोलॉजी की। अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो हमारे अगेंस्ट कभी मेलाफाइडी नहीं एट्रीब्यूट होगी, क्योंकि अगर मैं गलत भी कोई निर्णय लेता हूं वो पब्लिक डोमेन में तुरंत आ जाएगा, तो कोई मेरी ऑनेस्टी को क्वेश्चन नहीं करेगा। सर, ये तो आपने बताया कि ब्यूरोक्रेट कर सकता है और ये तरीके डेफिनेटली दैट इज़ नीडफुल, लेकिन सर हम उन मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं इन 5Cs में जिनमें बदलाव की आवश्यकता है, सो दैट हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो जब रिफॉर्म्स के बारे में अपना लिखें तो उनके पास भी कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कोर्ट्स की बात करते हैं सर, तो हाई कोर्ट्स के बारे में, कुछ हाई कोर्ट्स के बारे में कहा जाता है कि दे हैव बिकम स्टे कोर्ट्स, वो स्टे लग जाता है वहाँ पर, और कई सारी वीडियोस भी आती हैं। कोर्ट्स के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मुझे लगता है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो चाहिए अब बोल दिया। वो ना पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होना चाहते हैं, ना पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होना चाहते हैं। तो पहली चीज ये होनी चाहिए, कोर्ट शुड बिकम अकाउंटेबल टू सम एजेंसी समवेयर। कोई उनसे प्रश्न तो करे। हम आप प्रश्न करेंगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, और एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट जज के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो MP बन जाएंगे राज्यसभा के। तो ये व्यवस्था तो ये गड़बड़ है। सो फर्स्ट there should be accountability of judiciary also. Right now there is no accountability. We are in a democracy. No institution should be above accountability. I can, इसमें और भी सुझाव हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही। बट अकाउंटेबिलिटी टू होम? अकाउंटेबिलिटी चाहे तो पार्लियामेंट कमेटी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो। भाई मैं प्रश्न पूछूं, क्वेश्चन, मैं ये कहता हूं कि जजेस को आप ना कीजिए, लेकिन आप जजमेंट को तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना। तो वो क्यों नहीं हो सकता? तो ये अकाउंटेबिलिटी आइदर टू द पार्लियामेंट और फॉर दैट मैटर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वो सब आपने बिल्कुल इंटरनल बना रखा है, ओपेसिटी कर रखी है। तो समवन जुडिशरी विल हैव टू ओपन अप। मैं नहीं कह रहा हूं जुडिशियल वर्क में कोई इंटरफेयर करे, लेकिन ओपन अप जरूरी है। CBI में मेरा ख्याल अब ED हैज टेकन ओवर फ्रॉम CBI, is very visible. Fortunately, it is being discussed. Unlike judiciary का उतना क्रिटिसिज्म नहीं है जितना ED का बहुत क्रिटिसिज्म है कि जो वो कर रहे हैं। हो सकता है ओवर पीरियड टाइम लोग समझेंगे कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। उसमें भी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो कि ED का सिलेक्शन कैसे हो। CBI के सिलेक्शन के लिए तो ठीक है, हाईएस्ट कमेटी बनी हुई है, उनको देखना चाहिए कि सही आदमी आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो CBI का तो व्यवस्था बना दी है, ED की अभी शायद वो व्यवस्था नहीं है मेरे विचार से। उसमें भी वो व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ED शुड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सो टू से। बिकॉज वो गवर्नमेंट से अगर इन्फ्लुएंस होगा तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, बायस आएगा। सो जहां जुडिशरी एक एक्सट्रीम है इंडिपेंडेंस का, ED इज अदर एक्सट्रीम ऑफ टोटल डिपेंडेंस। बिल्कुल जो कह रहे हैं, जो पहले केस पैरेट की बात CBI के लिए कही गई थी, वो मेरे ख्याल ED के लिए भी लागू होगी। जी। तो इन व्यवस्थाओं की क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल ED और CBI में तो पब्लिक डिस्कशन बहुत होते हैं, शायद जुडिशरी के उतने नहीं होते। जी, तो यानी कि आपका कहना है कि ED CBI इसमें कुछ इंडिपेंडेंस का फैक्टर आए, कोर्ट्स की अकाउंटेबिलिटी हो टुवर्ड्स सम पार्लियामेंट्री कमेटी, और जो आपके रिक्रूटमेंट्स हैं कोलिजियम से जो होते हैं उसमें कुछ ओपननेस आए। साथ में सर आपको नहीं लगता कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, whenever they are going for a particular position, they need to be well versed with the specifics of the rule. कई बार
ऐसा भी कहा जाता है कि कोई ब्यूरोक्रेट इस वजह से फैसले नहीं लेते क्योंकि उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड जो पर्टिकुलर रूल्स हैं, बायलॉज हैं, उसकी पूरी जानकारी उस समय नहीं है और फिर वो बहुत कम समय के लिए पोस्टिंग जल्दी हो सकता है, तो इतनी वो ड्यू डिलिजेंस भी नहीं दिखा रहे उस काम को करने में। ये इससे मैं थोड़ा सा, मेरी मतभिन्नता है। भाई आप सिविल सर्वेंट है और आप एक अच्छा एग्जाम पास करके आए हैं और आपको ये माना जाता है कि आपके थोड़ा दिमाग है, तो आप नियम क्यों नहीं देखते? नियम ना देखने का कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन ऐसा होता है ना? नहीं, बिल्कुल होता है जी। उन्होंने इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, ये गलती उस सिविल सर्वेंट की। जी। नो वन एल्स कैन बी हेल्ड रिस्पांसिबल इफ ही इज नॉट सीन द रूल। ही हैज टू सी द रूल, इट इज हिज जॉब, ही इज पेड फॉर दैट। सो आई होप यू गॉट ड्यू वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।